चलिए शुरू करते हैं हम अपनी दूसरी क्लास। जैसा कि हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास में हमने बात की थी भारत का संवैधानिक विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम कि भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 2, और जिसमें हमने देखा था कि दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। किसके अंतर्गत भारत बच्चों? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। क्राउन का मतलब होता है ताज। क्या मतलब होता है? ताज। साधारण से शब्दों में मैं आपको दो ही बातों में पूरी बात समझा दूंगा। कैसे हमने पिछली क्लास में देखा कि कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने यहाँ पर समय समय पर कुछ कानून बनाए और उन कानून के आधार पर कुछ समितियां बनाई और जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको कम करने की कोशिश की। लेकिन होता है क्या कि जब बड़े स्तर पर शोषण होने लगता है, दबा कुचला जाता है व्यक्तियों को, तो वो एक दिन अपनी आवाज उठा ही लेते हैं। ऐसा ही हुआ। 1857 की क्रांति हुई, बड़े स्तर पर विद्रोह किया गया जिसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ठीक है, इसको साधारण सी शब्दों में भारत की प्रथम क्रांति कहा गया, द फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद में अंग्रेजों, ये इतने बड़े स्तर पर क्रांति हुई कि ऐसा लग रहा था अंग्रेजों को जहां तक भारत उनके हाथ से निकल ही चुका था। लेकिन कुछ असफलताएं रह गई थी जिन कारणों से ये विफल हो गया था। लेकिन बहुत सारी चीजें भारत में इस क्रांति ने बदल ये दी कि जैसे पहले कंपनी का शासन चल रहा था भारत में, वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। जैसा कि हमने बात की थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो देखता था किसको? राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो देखता था किसको? व्यापारिक कार्यों को। उन दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। जैसा कि राजस्व की व्यवस्था बंगाल और उसके आसपास के क्षेत्रों में की गई थी, जैसे कि द्वैध शासन लगाया गया था, उनको भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक सचिव के पद का सृजन किया गया, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। चार्ल्स वुड को सचिव बनाया गया। और आइए हम बात करते हैं, देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये जो हमारा बैच है बच्चों, ये केवल और केवल दिल्ली पुलिस के माध्यम से हम लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही है। ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन हम ज्यादातर जो कोशिश कर रहे हैं वो पिछली परीक्षाओं में जो चीजें आई हुई हैं उन्हीं के आधार पर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए कृपया ध्यान से सुनेंगे। और 1857 की क्रांति के बाद मैंने बताया था आपको कि क्राउन का मतलब होता है क्या बच्चों? ताज। ठीक है, और उसी के बाद चीजें बदल जाती हैं और यहां पर पहला 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू होता है। क्या होता है बच्चों? भारत शासन अधिनियम। अब हम इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे और आपको ये नोट करने हैं, नोट डाउन करना है, क्योंकि ये ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो इसका एक प्रश्न बनता है जो कई बार पूछा गया है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया। क्या हो गया बच्चों? समाप्त हो गया। देखिए कितना साधारण सा प्रश्न है कि बताइए कंपनी का शासन कौन से भारत शासन या कौन से अधिनियम में समाप्त हो गया? तो कौन सा अधिनियम है? पहला ही बनता है क्या? 1857 का। अब देखिए दूसरा जो है, जो लॉर्ड कैनिंग था, जो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग बन गया भारत का प्रथम वायसराय। क्या बन गया? वायसराय। दूसरा प्रश्न यहां पर क्लियर हुआ कि बताइए भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो ही भारत का प्रथम वायसराय था। दो प्रश्न हो गए, कई बार पूछे जाते हैं, बड़ा साधारण सा प्रश्न है। लेकिन जब कई सारे नाम दे दिए जाते हैं, 4 नाम अंग्रेजों के, तो बच्चा नहीं समझ पाता है और मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। एक सचिव के पद का सृजन किया गया, सचिव का पद बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों? सचिव का पद बनाया गया। और प्रथम सचिव बने कौन? चार्ल्स वुड। कौन बने? चार्ल्स वुड। प्रथम सचिव बने चार्ल्स वुड। इस सचिव के पद में 15 सदस्य रखे गए। कितने रखे गए? 15 सदस्य, जिनमें से 7 सदस्य मनोनीत थे और 8 सदस्य निर्वाचित थे। कितने थे?
8 सदस्य निर्वाचित। देखिए अब मुख्य व्यक्ति जो था सचिव, उसको यह अधिकार दिया गया कि वो कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, तो वो जो ब्रिटिश संसद के अंतर्गत सारी व्यवस्थाएं भारत में चलेंगी, उसकी पॉइंट टू पॉइंट की रिपोर्ट किसको सौंपेगा? इंग्लैंड की संसद को, ब्रिटेन की संसद को, ठीक है। उसको वो प्रत्येक बात को विस्तार पूर्वक समझाएगा कि भारत में आखिर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्या क्या चीजें चल रही हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, सचिव के पद का सृजन कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ बच्चों कौन सा था? कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। यहां पर प्रश्न आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्ट या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक कह लीजिए, कुछ भी इसका नाम अलग अलग तरह से देते हैं, बोर्ड ऑफ नियंत्रण और व्यापारिक नियंत्रण, वो उन दोनों की बोर्डों की समाप्ति कब कर दी गई? तो कब कर दी गई? उनकी समाप्ति 1858 के भारत शासन अधिनियम में कर दी गई। बहुत सारी चीजें बदल गई थी, जैसा कि हमने बताया कि विद्रोह बड़े स्तर पर हुआ, देश भारत जो है वो ज्यादातर अंग्रेजों के हाथ से निकल ही गया था, लेकिन दोबारा से सत्ता स्थापित की, कुछ लालच भारतीयों को दिया, और उस लालच को देने के बाद धीरे धीरे दोबारा से प्रशासनिक कार्यों को भारत में क्या कर दिया? मजबूत कर दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को भी समाप्त कर दिया गया, और द्वैध शासन को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। द्वैध शासन को क्या कर दिया गया बच्चों? द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया। अब देखिए ये ही मुख्य मुख्य बिंदु बनते हैं, ठीक है। 4 से 5 प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, दोबारा से मेरे साथ में रिकॉल करेंगे। मैंने बताया कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 मैंने पिछली कक्षा में कंप्लीट करा दिया है, जो चलता है 1757 से 1853 तक, ठीक है। 1857 में क्रांति होती है और 1858 में आता है भारत शासन अधिनियम, जो किसके अंतर्गत होता है? संसद के अंतर्गत होता है। कहां की संसद होती है ये संसद होती है ब्रिटिश संसद, ठीक है। ये ब्रिटिश संसद के अंतर्गत पारित किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न बताइए बच्चों कि कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1857 में। लॉर्ड 1858 में। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, कब बना? 1858 में। तो वो भारत का क्या था? अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद में सचिव के पद का सृजन कब किया गया? 1858 में। और सचिव को ही पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो भारत के सारी जो रिपोर्ट है वो किसको देगा? संसद को देगा। उसके बाद उसे कहा गया कि चलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जैसा कि पिछली क्लास में बताया है, 1813 में कंपनी का एकाधिकार तो समाप्त कर ही दिया गया था, ठीक है। बड़ी मात्रा में उद्योग धंधे लग रहे थे और औद्योगिक क्रांति हो रही थी ब्रिटेन के अंदर। यहाँ से कच्चा माल जा रहा था, कपड़ा जा रहा था, और वहां से पकाकर उसको पूर्वी देशों में बेचा जा रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी का शासन था, इसलिए वहां के लोगों ने फोर्स किया और उसी को देखते हुए यहाँ पर कंपनी का शासन समाप्त कर दिया था। तो अब पूर्ण रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्ट और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कंपनी के एकाधिकार को तो पहले ही समाप्त कर दिया गया था। द्वैध शासन जो बंगाल में सबसे पहले लगाया गया था, लियोनेस कॉर्टेस करके उन्हें जाना जाता है जिन्होंने लगाया था, ठीक है। द्वैध शासन को भी समाप्त कर दिया गया था, जिसका मतलब होता है कि कंपनी ने मुख्य व्यक्ति को अपने अंडर में ले लिया और मुख्य व्यक्ति निचले वर्ग के लोगों से काम कराएगा। तो निचले वर्ग के लोगों पर कितने लोगों का अधिकार हो गया? एक तो ब्रिटिश का अधिकार हो गया, और दूसरा यानी कि कंपनी का अधिकार हो गया, और दूसरा वहां के मुखिया का अधिकार हो गया। तो कितने प्रकार का शासन हो गया? द्वैध शासन हो गया, ठीक है। द्वैध का मतलब ही होता है दो तरह का शासन। तो वो शासन जो चला आ रहा था, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे कि किस प्रकार से कैसे कैसे लगाया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है बच्चों। तो हम अब अगले विषय में बात करेंगे, और यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब अगला जो हमारा भारत शासन अधिनियम आता है, 1862 का भारत शासन अधिनियम आता है। कब का आता है? भारत शासन अधिनियम 1862 का। यहां पर मुख्य बिंदु क्या होते हैं कि इसके बारे में 3 चीजें मुख्य हैं। सबसे पहले बंगाल प्लस कलकत्ता और प्लस बंबई। बिल्कुल ठीक है, बंगाल, कलकत्ता और बंबई।
ठीक है, और बंगाल की जगह मद्रास है। बंगाल की जगह क्या है? मद्रास। ठीक है, अब ठीक है बच्चों, मद्रास, कलकत्ता और बंबई में हाई कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? हाई कोर्ट की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के अंतर्गत की गई? 1862 के अंतर्गत। ठीक है, कहां पर की गई? मद्रास, बंबई और कलकत्ता में। और हम देखते हैं कि जो लॉर्ड कैनिंग था, कौन था बच्चों? लॉर्ड कैनिंग ने यहां पर एक व्यवस्था लागू की जिसको बोलते हैं विभागीय वितरण प्रणाली। कौन सी प्रणाली? विभागीय वितरण प्रणाली। यानी कि विभागीय वितरण प्रणाली से मतलब है कि जैसे संसद ने कहा था कि वहां की एक एक रिपोर्ट को किसको सौंपना है? हमको सौंपना है, तो उसको उस रिपोर्ट को बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि सारे विभाग एक जगह कार्य कर रहे थे। और जब किसी चीज का हम डिवाइडेशन नहीं करते, जैसे कि हम सब्जेक्ट के आधार पर पढ़ाई करते हैं कि हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर ज्योग्राफी पढ़ना है, फिर उसके बाद अर्थव्यवस्था पढ़नी है, यानी कि एक व्यवस्थित ढंग से हमको काम करना है। और हम अगर खिचड़ी सी पका के काम करेंगे कि कभी ये पढ़ लिया कभी वो पढ़ लिया, तो हम कोई सा विषय भी सही से नहीं पढ़ पाएंगे। यही काम हो रहा था कब? लॉर्ड कैनिंग के समय में, जो 58 में क्या बने थे? भारत के प्रथम वायसराय बने थे। सारे विभाग एक जगह कार्य कर रहे थे और उन्होंने क्या काम किया? विभागों को बांट दिया। क्या कर दिया? विभागों को बांट दिया कि शिक्षा विभाग अलग होगा, पशुपालन विभाग अलग होगा, राजस्व विभाग अलग होगा। इस प्रकार से अलग अलग विभागों का वर्गीकरण कर दिया ताकि उसको वहां से रिपोर्ट लेने में, रिवेन्यू वसूलने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाए। क्लियर है यहां तक? तो इसीलिए प्रश्न आता है कि विभागीय वितरण प्रणाली किसने लागू की? लॉर्ड कैनिंग ने। क्लियर हो गया? और स्थापना हुई किसकी? और यहीं पर विधान परिषद का गठन होता है। विधान परिषद का, किसका? विधान परिषद बना दी जाती है। ठीक है, तो प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण बनता है, वेरी वेरी मोस्ट करके इसको नोट कर लेना कि विधान परिषद का गठन पहली बार कब किया गया? ठीक है, तो कब किया गया? 1862 के भारत शासन अधिनियम में। अब देखिए हम बात करते हैं, अब हमारा आ जाता है, पिछली क्लास में मैंने 1893 लिखवा दिया था, उसको चेंज कर लेना, वो 1892 है। ठीक है, एक सन की वो हो गई थी थोड़ी सी। तो अब हम बात करते हैं 1892 का भारत शासन। कौन सा बच्चों? भारत शासन अधिनियम। और इसको पढ़ेंगे, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ चीजें बदल जाती हैं, मुख्य बिंदुओं पर हम ध्यान देंगे, तो कृपया करके इधर ध्यान देंगे पूरे कंसंट्रेशन के साथ में। जिस प्रकार से आपके साथ में मेहनत चल रही है, हम चाह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट हो आपके साथ, ताकि हमारी भी पहचान बन सके। ठीक है, 1892 में होता क्या है कि आप जानते हैं 1885 कौन सा सन है? 1885 आईएनसी की स्थापना हो जाती है। भारत में एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का उदय होता है और जो राजनीतिक गतिविधियों में अपना लक आजमाती है, आ जाती है भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे आगे चलकर। और उससे पहले कोई दल ऐसा नहीं था, इसीलिए उसने बड़े लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट किया। समझ में आ रहा है? उसने भारत को बड़े लेवल पर क्या किया? रिप्रेजेंट किया, उसका मार्गदर्शन किया। तो इसीलिए 1885 में जैसे ही भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो उसमें अधिकार दे दिया जाता है कि बड़े स्तर के जो लोग हैं, उद्योगपति, बिजनेसमैन, राजनीतिक गतिविधियों में अपना हाथ आजमाने वाले, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ। दादा भाई नौरोजी, जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने सबसे पहले वहीं से ब्रिटिश संसद से चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ने ही यहां पर ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा गया था जो होम चार्जेस यहां से जाते थे, जैसा कि 58 में मैंने आपको नोट नहीं कराया है, हालांकि जनरल सी बात है कि यहां से जो बड़ी मात्रा में धन जाता था उसको वो नाम देते थे होम चार्ज का, यानी कि गृह कर का। ठीक है, 58 में जैसे ही कैनिंग आया था यहां पर, तो जो धन जा रहा था ब्रिटेन, उसको उन्होंने नाम दिया क्या? गृह कर, यानी कि होम चार्ज। ठीक है, उस होम चार्ज को इतने बड़े स्तर पर भारत से ले जाया जा रहा था कि भारत के कुछ बुद्धिजीवियों ने हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। आखिर उनको अधिकार था, उनको यह अधिकार था कि वो भारत के सदस्य हैं
और अर्थशास्त्री के तौर पर वो जाने जाते थे। कौन? जैसे कि दादा भाई नौरोजी, ठीक है। उन्होंने कहा कि अगर इस हिसाब से भारत से धन बड़ी मात्रा में ले जाया जाएगा तो किसी भी देश का सर्वनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने उनसे जवाब मांगा और उनको ये अधिकार भी प्राप्त हुए जब वो चुनाव जीत गए कि यहां पर सबसे पहले 1892 की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चुनाव लड़ने की शुरुआत हो गई। क्या हो गई बच्चों? चुनाव लड़ने की शुरुआत हो गई, लेकिन सीमित क्षेत्रों में हुई। कैसे क्षेत्रों में? सीमित क्षेत्रों में। समझ में आ गया? कैसे क्षेत्रों में? सीमित क्षेत्रों में। उसके बाद यहां पर जब वो चुनाव जीत गए और मुखिया बन गए कुछ लोग, क्योंकि आईएनसी बन गई थी, बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया। कहने का अधिकार मिल गया? बजट पर बहस करने का अधिकार। ठीक है, क्लियर है? दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। ड्रेन ऑफ वेल्थ तो बता दिया दादा भाई नौरोजी। अब हम बात करते हैं बच्चों कि 1892 का भारत शासन अधिनियम, जिसमें चुनाव लड़ने की शुरुआत हो गई। क्यों? क्योंकि 1885 में आईएनसी की स्थापना हो गई थी। उसके बाद बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया। उनको यह जानने का अधिकार दे दिया गया कि जो बजट यहां से प्रस्तुत किया जा रहा है आखिर किस किस प्रकार से है, जरा हमको भी पता चले कि भारत से जो बड़ी मात्रा में धन का निष्कासन हो रहा है वो आखिर जा कहां रहा है। समझ में आ रहा है? अब हम बात करते हैं अगले विषय पर। अब हमारा अगला अधिनियम बताइए बच्चों कौन सा है? 1909 का भारत शासन अधिनियम या फिर भारत शासन अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। अब देखिए इसके विषय में हम बड़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे कि यहां पर सबसे पहले मुस्लिमों को, किसको बच्चों? मुस्लिमों को पृथक चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई। क्या मिल गई? पृथक चुनाव लड़ने की अनुमति। अब देखिए पृथक चुनाव क्या होता है। अगर पृथक की बात करें तो हमको जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो हमारी क्लियर होनी बहुत आवश्यक है। ठीक है, पृथक का मतलब होता है कि जो वर्ग दबा कुचला है, निचला वर्ग है, यानी कि जो अपने आप को शोषित समझता है या कमजोर समझता है, वो अपने निजी क्षेत्र से अपने व्यक्ति का चयन कर सकता है और उसको वोट देकर अपने पृथक क्षेत्र से उसको चुनाव लड़ा सकता है। समझ में आ गया? तो पृथक क्षेत्र का निर्वाचन खोल दिया। हालांकि बाद में वो पछता रहे थे, वो कह रहे थे कि हमने अपने आप ही एक गलत बीज बो दिया। ठीक है, ये कहा था मार्ले मिंटो, यानी कि मार्ले उस समय कौन थे? सचिव थे और मिंटो गवर्नर थे। उसके बाद में यहां पर एसपी सिन्हा। कौन है बच्चों? एसपी सिन्हा, जो मैंने बताया था सचिव के पद का सृजन किया गया था 1858 में। तो पहला भारत के पहले भारतीय सचिव बनते हैं कौन? एसपी सिन्हा, यानी कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्लियर है? प्रश्न आता है, बड़ी अच्छी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि बताइए भारत के वह पहले भारतीय व्यक्ति जो भारत के लिए सचिव के पद पर चयनित किए गए थे। तो वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन से भारत शासन अधिनियम में? 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में। इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ये परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इनके अलग अलग दो उपनाम हैं। पृथक चुनाव कर दिया गया, एसपी सिन्हा को क्या बना दिया गया? सचिव बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद में और कई सारे बिंदु हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 1919 की। और 1919 के भारत शासन अधिनियम को बच्चों किस नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम या फिर मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। सुधार अधिनियम, या फिर देखिए ऐसे करके ऑब्लिक में, या फिर काला कानून, या फिर बिना अपील का कानून। कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए कि उस प्रश्न का उत्तर हमको
किस प्रकार से देना है। ठीक है, बस केवल लैंग्वेज ही मेन मुख्य चीज होती है। लैंग्वेज जिस प्रकार से होती है वही हमारे लिए अगर समझ में आ जाए तो चीजों को बताने में हमको बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। हम बात कर रहे हैं 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको अन्य नाम से जाना जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मोंटेग्यू सचिव और चेम्सफोर्ड गवर्नर, इस प्रकार से। उसके बाद इसको काला कानून की भी संज्ञा दी गई है। बिना दलील बिना अपील का कानून और बिना वकील का कानून कहा जाता है। कारण यह था कि बड़े स्तर पर भारतीय ब्रिटिश का विरोध करने लगे थे। जगह जगह पर बहुत ज्यादा चीजें बदलने लगी थी, बहुत ज्यादा चीजें परिवर्तित हो गई थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश ने एक कानून बनाया और कहा कि जो भी व्यक्ति हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे नाम का गलत मिसयूज कर रहे हैं, उनके लिए एक ऐसा कानून बनाया जाए जो तुरंत उनको बिना किसी सुनवाई के जेल में अंदर डाल दिया जाए। और इसी कानून के चलते हम जानते हैं कि किस प्रकार से सत्यपाल और किचलू को, दो राजनीतिक व्यक्ति थे जो पंजाब से गिरफ्तार कर लिए गए थे, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और उन्हीं के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को, जो इतिहास में खूनी पन्नों में अंकित है, हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जनरल डायर अपनी पूरी सेना के साथ में, जो भी उसकी बटालियन थी, आता है और निहत्तों पर गोली चलवा देता है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं बड़ी संख्या में मारी जाती हैं। ठीक है, तो यही इसका रिजल्ट निकलता है। कौन? 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम बात करेंगे कि जो द्वैध शासन था, कौन सा शासन था बच्चों? द्वैध शासन राज्यों में लगा दिया गया। कहां पर लगा दिया गया? राज्यों में लगा दिया गया। ठीक है, विधान परिषद तो थी। अब विधान परिषद के साथ साथ में एक उच्च सदन भी बना दिया गया। कौन सा सदन बना दिया गया? उच्च सदन भी बना दिया गया। ठीक है, दो तरह से। और द्वैध शासन को कहां पर लागू कर दिया गया? राज्यों में लागू कर दिया गया। प्रश्न ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि द्वैध शासन को केंद्र से राज्यों में किसने लागू किया, कौन से शासन में लागू किया? तो ये आता है हमारा 1919 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इसमें मुख्य बात यह है कि इसका नाम किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों 1919 में और हम मुख्य बिंदुओं को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से द्वैध शासन को प्रांतों में यानी कि राज्यों में लगा दिया गया, और कैसे महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया, और किस प्रकार से एक फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ताकि बड़ी परीक्षाओं में हर व्यक्ति को क्या टाइम मिल सके, हर व्यक्ति को अवसर मिल सके। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां पर मैं लिख देता हूं कि अगला जो विषय है इसके वो ये है कि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार। क्या डालने का अधिकार? वोट डालने का अधिकार। कौन से अधिनियम में दिया गया बच्चों? 1919 के। मैंने पिछले में बताया था कि मुस्लिमों को पृथक चुनाव का अधिकार कौन से में दिया गया? 1909 में। क्लियर है, महिलाओं को इसमें दिया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने इसको बिना सूरज का अंधेरा कहा। क्या कहा? बिना सूरज का अंधेरा। अब देखिए इससे प्रश्न बन जाता है कि बताइए बिना सूरज का अंधेरा बाल गंगाधर तिलक ने निम्नलिखित में से किस भारतीय भारत शासन अधिनियम को कहा है? क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां से देख लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप यहां से आगे बनता है कि फेडरल लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। दो तरह की व्यवस्थाएं कर दी गई, एक हस्तांतरित और दूसरी, इस तरीके से दो चीजों में बांट दिया उन्होंने, आरक्षित और हस्तांतरित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। आरक्षित मतलब जो बिल्कुल दिए जाने चाहिए, और हस्तांतरित जिनको बदला जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हम पढ़ते हैं 7वीं हमारी अनुसूची में विषय दिए गए हैं राज्य के और संवर्ती सूची के, वो हम 1935 में पढ़ेंगे अभी आगे कि किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। अब हम आते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम पर। किस पर आते हैं बच्चों? 1935 के बताओ जरा। 1935 का भारत शासन
अधिनियम और इसी को कहा जाता है छोटा संविधान। यानी कि हमको पता है कि हमारा देश तो आजाद हो गया था 1947 में, लेकिन हमारा संविधान बनता है 1950 में। तो ये जो 3 साल लगे हैं, इन 3 साल तक जो व्यवस्था चलाई गई उसके लिए कुछ तो कानून जरूरी होगा। तो हम जानते हैं कि 1935 के ही भारत शासन अधिनियम से व्यवस्था को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं कि इसमें प्रस्तावना नहीं थी। क्या नहीं थी बच्चों? प्रस्तावना नहीं थी। तो इसकी प्रस्तावना को भैया कहां से लिया गया? तो वो लिया गया 1919 के अधिनियम से। कहां से लिया गया? 1919 के अधिनियम से। यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें विषयों को बांट दिया गया। किसको बांट दिया गया? विषयों को बांट दिया गया। और हम बात करते हैं कि किस प्रकार से सबसे पहले केंद्र के विषय होते हैं, फिर उसके बाद राज्य के विषय होते हैं, और फिर उसके बाद समवर्ती सूची के विषय होते हैं। ठीक है, तो समवर्ती सूची के विषय होते हैं। तो हम बात करेंगे कि किस प्रकार से 97 विषय यहां पर हैं जो वर्तमान में हैं। यहां पर 66 हैं और उसके बाद यहां पर 48 विषय बचते हैं। ठीक है, और 48 नहीं 47 विषय बचते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? 3 प्रकार से हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में यह बताया गया है कि विषयों को राज्य और केंद्र और उन दोनों के मिलाकर जो विषय बनते हैं उनको समवर्ती सूची के अनुसार डाला गया है। अब देखिए इसमें क्या था, इसमें इसके कुछ विषय, इसके उठाकर कुछ विषय इसमें डाल दिए गए, और वो डाले गए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 5 विषय डाले गए। कौन से विषय डाले गए? 5 विषय। कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, संशोधन। क्लियर है? तो ये आपको याद होना चाहिए कि इस तरीके से ये विषय होते हैं, पहले केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के। यानी कि राज्य भी अपने लिए विषय बना सकता है, कार्य बना सकता है केंद्र, और जब दोनों की जरूरत पड़ती है तो वो मिलकर नियम बना सकते हैं। अगर उसमें राज्य अपनी मनमानी कराना चाहता है तो वो नहीं करा सकता है। जीत किसकी होगी? ऊपर किसको रखा गया है? केंद्र को रखा गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी चीजें? उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें काफी चीजें मुख्य हैं, लेकिन इसमें मुख्य चीजें यही पूछी जाती हैं कि 1935 से पहले किस प्रकार से गोलमेज सम्मेलन होते हैं, कैसे कैसे अधिवेशन होते हैं, और उन्हीं के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया जाता है। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं और उन्हीं के आधार पर 1935 का भारत शासन अधिनियम बनाया जाता है। अब हम बात करते हैं अगले विषय पर। मुख्य बिंदुओं के ही बारे में बात कर रहे हैं। डिटेल की बात करेंगे तो एक घंटा एक ही विषय पर लग जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1940 का अगस्त प्रस्ताव। जैसा कि मैंने बताया था कि यहां पर 2 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। क्या हो गया था? द्वितीय विश्व युद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, और शासन किसका चल रहा था? भारत में ब्रिटिश का चल रहा था, और ब्रिटिश भी किसके साथ था? यानी कि ब्रिटिश भी युद्ध कर रहा था। ठीक है, मित्र राष्ट्रों के साथ था। तो हम बात कर रहे हैं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत में आता है, और उसमें कहा जाता है कि अगर भारत युद्ध में शामिल होता है तो भारत को हम आजाद कर देंगे। भारत को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। इस तरह की झूठी बातें इसमें बताई गई थी, लेकिन ये भी क्या हो गया? फेल हो गया। इसकी बात नहीं मानी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1942 का क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन बच्चों? क्रिप्स मिशन। 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत में भेजा जाता है, जिसमें यह बात कही जाती है कि अगर भारत साथ देगा या भारत हमारी बात को मानता है तो भारत और पाकिस्तान नाम के 2 प्रांत बना दिए जाएंगे। और ये बात किसने? गांधी जी ने नामंजूर कर दी। किसने मंजूर कर दी? गांधी जी ने। और बड़े स्तर पर असहयोग आंदोलन 1942 में, जो कि हम पढ़ते हैं कि बताइए असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? 1942 में। असहयोग आंदोलन में भारतीय झंडे को आगे लेकर चल रही थी अरुणा आसफ अली।
इसीलिए उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए भारतीय क्रांति की अग्रदूत किसको कहा गया है। तो किसको कहा गया है? अरुणा आसफ अली को। और भारतीय क्रांति की माता वो अलग प्रकार से कहा जाता है, वो अलग व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, हम जानते हैं कि वो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है, जिन्होंने अलग तरह से भारतीय झंडे को विदेश में फहराया था। तो भारतीय क्रांति की माता कौन? मैडम भिकाजी कामा। और भारतीय क्रांति की अग्रदूत अरुणा आसफ अली। क्लियर है? 42 की बात चल रही है, इसीलिए अरुणा आसफ अली का जिक्र आया है, क्योंकि 42 में ही शुरू होता है क्या? भारत छोड़ो आंदोलन। हम बात कर रहे हैं गांधी जी ने इसको नामंजूर कर दिया, और नामंजूर करने के बाद इसको किसकी संज्ञा दी? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। ठीक है, यहां पे मैं शॉर्ट फॉर्म में ही लिख रहा हूं, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि आगे चीजें बढ़ती हैं, और 1946 में आता है बच्चों क्या? बताओ क्या आता है? 1946 1946 में आता है क्या? कैबिनेट मिशन। क्या आता है? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन आता है, जिसके सदस्य 3 सदस्य होते हैं। जिसके कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। पहले मैंने बताया पैथिक लॉरेंस, उसके बाद हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, और उसके बाद हैं एवी अलेक्जेंडर। कौन है बच्चों? अलेक्जेंडर। अब देखिए चीजें किस तरीके से होती हैं। 1946 में यानी कि क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री होते हैं। कहां के? क्लीमेंट इस तरह से लिख लीजिए, एटली। क्लीमेंट एटली कहां के? ब्रिटिश प्रधानमंत्री होते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में 1946 कैबिनेट मिशन भारत भेजा जाता है। ठीक है, होता क्या है कि मुंबई के एक बंदरगाह पर एक तलवार नाम का नौसैनिक विमान होता है। नौसैनिक क्या होता है? जहाज होता है। और नौसैनिक जहाज पर हमारे जो भारतीय सिपाही हैं उनको रंग भेद की गाली देकर अंग्रेज उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको तुच्छ समझा जाता है, और उनको एक तरीके से उनकी बेइज्जती की जाती है। और यही कारण होता है कि वहां पर बड़े स्तर पर विद्रोह हो जाता है। ठीक है, और उस विद्रोह का नतीजा यह होता है कि उसकी गूंज दिल्ली तक आ जाती है और दिल्ली से ब्रिटेन तक पहुंच जाती है। और होता यह है कि कैबिनेट मिशन के रूप में एक मिशन भारत में भेजा जाता है, जो किसकी अध्यक्षता में भेजा जाता है? क्लीमेंट एटली की, जिसके सदस्य होते हैं 3 व्यक्ति, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और उसी के आधार पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, उसी का आधार पर बनता है क्या? संविधान सभा। क्या बनता है बच्चों? संविधान सभा। बस ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कारण मैंने आपको बता दिया। देखिए जड़ की भी बात करते हैं हम लोग जो पढ़ाते हैं उसकी जड़, उसके सारे जो इतिहास रहा है उसके बारे में भी बता देते हैं। कैबिनेट मिशन का मुख्य कारण क्या था? मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से एक नौसैनिक विद्रोह होता है। कहां पर? तलवार नाम का एक जहाज था, जो कहां पर था? मुंबई में। और उस पर इतने बड़े स्तर पर होता है कि वल्लभ भाई पटेल को वहां जाना पड़ता है समझाने के लिए। समझ रहे हो? और वो किसी प्रकार से सैनिकों को समझाते हैं। तीनों सेनाओं में विद्रोह हो जाता है, जल सेना थल सेना में, दोनों में हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का क्या होता है बच्चों? निर्माण होता है। और फिर हम देखते हैं कि किस प्रकार से माउंटबेटन योजना भारत में आती है, और वो उसी के आधार पर किस प्रकार से भारतीय संविधान क्या निर्माण होता है। और 1947 में भारत क्या हो जाता है बच्चों? आजाद हो जाता है। भारत आजाद हो जाता है 1947 में। और उससे पहले ही 1946 में, जैसे कि कैबिनेट मिशन की बात कर रहे हैं हम, कैबिनेट मिशन आता है और दिसंबर 1946 में ही हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से संविधान सभाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो संविधान सभाओं का निर्माण कैसे कैसे बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की, कैसे कैसे नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव पारित होता है, कैसे कैसे किस किस प्रकार से वो तथ्य, वो चीजें बनती हैं जो हमारे सामने संविधान के रूप में आती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अगले विषय पर, अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।